गुरुजी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ, भीम की पुस्तकों पर कवर चढ़ाने आया था। जरा भीम को बुलाइए पुस्तकें लेकर। जी, मैं अभी देखता हूँ। लक्ष्मी, तुम कब आई? और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, बस वो थोड़ा सा जल गया था, ठीक हो जाएगा। भीम, क्या हुआ बेटा? ये किताबें क्यों ऐसी पड़ी? अरे बता तो सही। कुछ नहीं। इसे तो मिट्टी की तिल की महक आ रही है। कुछ नहीं बाबा, बस वो थोड़ा सा जल गया था, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब जीजाबाई नहीं बदली, लक्ष्मी बदल गई। जीजाबाई को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाने दीजिए बाबा। नहीं बेटा, इसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। उठाए सारी किताबें। पता नहीं ये भीमराव अभी तक नहीं आया। अरे गुरुजी, ये राम जी का घर नौटंकी का अड्डा है। यहाँ कब कौन सा नौटंकी शुरू हो जाए पता नहीं चल पावत है। और गुरुजी, आप अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ किताबों में जिल चढ़ाने आ गए हैं? कमाल है। यही तो खासियत है इस भीमराव की। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़े समाज के ठेकेदार बनते हो तुम, और एक औरत को यूं ही तुमने अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। मतलब इस समाज में किसी के भी साथ अन्याय हो जाए तो लड़ने की जिम्मेदारी मेरी अकेले की है क्या? जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है, बल्कि इस समाज में रहने वाले हर आदमी की है। और आप कुछ क्यों नहीं कर रही है? आप तो वैसे भी एक औरत है, आप तो उन्हें समझ सकती है ना। आपके उनके साथ संबंध हो गए, आपको उनकी फिक्र है, इसलिए आप यहाँ आई है। आप कुछ कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकती है तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ? पहले तो मैं एक औरत हूँ, ऊपर से मेरे पति प्रचंड देव के यहाँ काम करते हैं। मेरे हाथ में क्या है? कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन जब सृष्टि का सृजन करने वाली अपने होने का बोध करे तो उसी के हाथ में सब कुछ है। आप बहुत कुछ कर सकती है। भीम सही कह रहा है। हम आप सबके लिए हर बार आकर लड़ तो नहीं सकते ना, इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है आप देख लीजिए। हाँ देखिए, हम सब आपकी भावनाओं को समझते हैं, और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगी तब तक कोई रास्ता कैसे निकलेगा? आपकी एक कोशिश आपके ताई की जान बचा सकती है और आपको अपने घर में सम्मानजनक जीवन दे सकती है। चल बेटा। अरे चलो। अच्छा हो गई ना तेरे मन की,
अब कल सुबह कोई हमें मुंह पर ये ना कहे कि हम तेरे कातिल हैं, मगर दिल से तो सभी मानेंगे कि हमने तुझे ठिकाने लगाया है। भविष्य में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे इतने बड़े आदमी ने अपनी पत्नी को घर लाने की बजाय ठिकाने लगा दिया। अच्छा, तू मानती है हमें बड़ा आदमी? अरे तेरी नजर में बड़ा आदमी तो वो भीमराव है जो तुझे भी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर अफसोस, नजर उठाकर चारों तरफ देख कि तेरा वो बड़ा आदमी भीमराव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देख, ध्यान से देख, कहाँ है वो? अब एक काम करो, इसे उठाकर ले जाओ और दरिया में फेंक दो, और कल सुबह आ जाना हमारे घर में। खून है ये, सामूहिक हत्या कहते हैं इसे प्रचंड देव जी, और इस सामूहिक हत्या की जांच भी होगी, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसे पकड़कर ले जाएंगे और कानून के तहत सजा भी देंगे, याद रखिए। और प्रचंड देव जी, अगर ये सब दरिया में डूबकर मर जाएंगी ना, तो उनके बच्चे आप सबसे सवाल पूछेंगे, जवाब दे दीजिएगा। कानून के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के भी गुनहगार होंगे आप सब। कानून? इसी एकता की बात कर रहा था मैं। आपको आपकी पहली सामूहिक जीत की बहुत बहुत बधाई, और मैं यही चाहूंगा कि आपको हर बार बार जीत मिलती रहे। धन्यवाद भीमराव। अगर तुमने हमें हमारी शक्ति पहचानने में मदद ना की होती तो शायद हम आज ये कभी भी न कर सकते, और हमारी काकी की जान ये लोग ले ही लेते। भीमराव, बहुत बहुत धन्यवाद, हम औरतों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो हस्ताक्षर कर सकते हैं वो हस्ताक्षर करें, और जो नहीं कर सकते वो अंगूठा लगाएं। अब आप सब अपनी पत्नियों को ले जा सकते हैं। रुकिए, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव।
भीमराव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हम सब औरतों को सही राह दिखाई। और ये जो जय भीम का कागज है ना, ये मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी, ताकि जीवन में अगर कभी भी कमजोर महसूस करूँ ना, तो इसे देखकर मुझे शक्ति मिलेगी। काकी, आप सभी को अपने पहले संघर्ष के जीत की बहुत बहुत बधाई। अब सम्मान के साथ आप अपने घर जा सकती हैं। शुक्रिया भीम, हम सबको अपने हक के लिए लड़ना और जीतना सिखाने के लिए। जाइए। चलता हूँ भीमराव। दरोगा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मदद की। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि समय पे लाए हो। लेकिन भाऊ, अभी आपके सेठ जी की तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम लोग छोटी जाति की हो ना? इस बड़े से अस्पताल में क्या कर रही हो? बड़े अस्पताल में क्या कर रहे हो मतलब? और छोटी जात के तो क्या हुआ? हम उस जात के हैं जो मानवता का काम कर सकते हैं। इन दोनों ने तुम्हें बाबा बोला? मतलब तुम लोगों ने झूठ बोला? देखिए, उस समय सेठ जी को अस्पताल लाना बहुत जरूरी था, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी, इसलिए हमने झूठ बोला। तुम दोनों ना एक काम किया करो, दो पैर में ही निकला करो, ताकि तुम्हारी परछाई छोटी बनी रहे और हम सब पर तुम्हारी परछाई ना पड़े। शाम होने को है, अरे शाम को निकलती क्यों हो? Come in. प्रणाम। बताइए। मैं केलुस्कर और ये मेरा शिष्य भीमराव आम्बेडकर है। अत्यंत होनहार है। आपसे पहले एक दो वकीलों के साथ काम भी कर चुका है, किंतु अब ये आपके साथ काम करना चाहता है। जी, मैं दरअसल तथाकथित छोटी जात से हूँ, इसलिए यहाँ बैठा भी नहीं। क्या पता आपको भी छोटी जात से दिक्कत हो। देखिए, अगर आप मुझे काम पर रखेंगे भी, तभी भी मैं दस्ताने पहनकर वस्तुओं को छूऊंगा। आपसे बिल्कुल दूर रहूंगा। बस काम चाहिए, और यही काम करना है मुझे। थोड़े पैसे कमाना भी जरूरी है। भीमराव, यहाँ कानून का बसेरा है। भावनात्मक बातें करने से यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी। कानून के पास कोई भावना नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए तुम किस जाति के हो, कैसे दस्ताने पहन के काम करोगे, मुझसे कैसे दूर रहोगे, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जी सर। मुझे तुम्हारी काबिलियत से मतलब है। अगर तुम्हें योग्यता है तो मैं तुम्हें काम दूंगा। बिल्कुल, यदि आप चाहे तो भीमराव की योग्यता की परीक्षा ले सकते हैं। यहाँ पे मेज पे पड़ी हुई कोई एक किताब उठा लो और जाओ घर। रात भर पढ़ना, कल सुबह आना। देखते हैं तुम यहाँ काम करने लायक हो या नहीं। जी।
भीमराव, यही किताब क्यों? सर, यहाँ जितनी भी किताबें रखी है, सब में से सबसे ज्यादा पन्नों वाली यही किताब है। मेरे बाबा ने, गुरुजी ने और जिंदगी ने यही सिखाया है कि सबसे मुश्किल चीज का चुनाव सबसे पहले करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कर सकते। साहेब मेरे भीमराव, आज पहली बार अपने पति के अन्याय के खिलाफ इस तरह खड़ी रही कि ये घर, ये दीवारें, सबने देखा कि एक औरत भी विरोध कर सकती है, और ये हिम्मत सिर्फ तुमसे आई है भीमराव, सिर्फ तुमसे। जय भीम, 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 जय भीम। भीमराव! क्या हुआ? बाबा, वो इसमें तेल था, पता नहीं कैसे खत्म हो गया। हाँ बाबा, लालटेन का भी तेल खत्म हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, हमारी लालटेन लेकर जा, पढ़ाई कर। कोई जरूरत नहीं है। आप ही ने फैसला किया था ना, इसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं करेंगे आप। फिर कोई बात नहीं बाबा, बाहर साल में किसी से उधार तेल मांग कर लाती हूँ। उधार मांगने की तो आदत ही पड़ गई है। जीजा भाई, तेल नहीं देना है तो मत दो। ताने क्यों मार रही हो? ताना नहीं मार रही हूँ, सही कह रही हूँ। आदत हो जाए ना एक बार इंसान को, तो ऐसा ही होता है। अब देख लेना, भीम और रमा जीवन भर उधार की जिंदगी जिएंगे, या फिर किसी राजा और महाराजा के पास जाकर भाषणबाजी करके भीख की जिंदगी। उसे भीख नहीं, छात्रवृत्ति कहते हैं। अरे, जैसे आप आदत कह रही है ना, वो आज बदल भी जाएगी। आज तेल उधार नहीं मांगेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे जरूर। और अब उसकी ये मजबूरी इसकी आदत बन जाएगी। अब पढ़ी, ये लकड़ियां रात भर जलेंगी और रोशनी होगी। जा बेटा, किताब ले आ। तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें रमा जैसी पत्नी मिली है। जब और तुम जाओ, घर जाओ, अपना तेल बचाओ। चलो भाइयों, हम लोग भी सोने चलते हैं। अरे इन लोगों के नाटक के चक्कर में हम लोग अपनी नींद क्यों खराब करें? सही कहा हितेश बाबू, चल।
थैंक यू रमा। पढ़िए। ही चढ़े ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजरे बसे। साहब, भीमराव का हम कैसे क्या करे समझ नहीं आ रहा। उसे छात्रवृत्ति भी मिल गई, वकील के यहाँ नौकरी भी, उसके बाप को, उसकी पत्नी को, उसकी भाभी को, सबको काम मिल गया। मतलब कि भीमराव की जिंदगी में अब खुशियां आएगी। भीमराव के जीवन में खुशियां, भीमराव की खुशियां हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हम ये नहीं होने दे सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन करे क्या? प्रचंड देव जी बचा लीजिए मुझे। प्रचंड देव जी मुझे बचा लीजिए। मेरे पति से कब से मुझे मार रहे हैं। रुक, क्या हुआ? प्रचंड देव जी, इसका किसी के साथ चक्कर है। चरित्रहीन औरत, तो बाहर चक्कर चलाएगी तो तेरा पति तुझे मारेगा, नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेगा? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मेरा यकीन कीजिए। तेरा मर्द झूठ बोल रहा है क्या? झूठ बोल रहा है ये। एक मर्द कुछ भी कहे वो सही माना जाएगा, और आपने भी उसकी बात को सच मान लिया। सच क्यों नहीं मानेगा? आपका पूरा समाज भी सच मानेगा, क्योंकि इस औरत को तो सही कहने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा। हाँ दाई, इनके मन में केवल शक है, और शक की क्या दवा दी जा सकती है? अरे तो दूसरे की बीमारी का दुख दर्द तू क्यों सहन कर रही है? तो मैं क्या करूँ ताई? विरोध कर, विरोध, संघर्ष कर, मार मत खा, अन्याय मत सह। और जात हूँ ताई, इन मर्दों के सामने क्या संघर्ष करूंगी मैं? अरे हम तो औरतें हैं, औरतें। भीमराव को देख, हम लोगों से कितना छोटा है वो, और लोग कहते हैं कि वो बचपन से लड़ रहा है अपने लिए। उसे अपना आदर्श बना। एक काम कर, एक कागज पर किसी से जय भीम लिखवा कर ना अपने कमरे की दीवार पर टांग दे। उससे तुझे ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है। जैसी वो रमा है मेरे लिए, वैसी ही तुम भी हो गई हो। मुबारक हो, काम मिल गया है। लेकिन काम मिलने के साथ साथ
सास को खो बैठी हो तुम। आज से तुम्हारा और मेरा सास बहू का रिश्ता खत्म। जीजाबाई, कभी किसी के साथ तो मीठी जबान से बात किया करो। दीदी, आपको आशीर्वाद देना था, आपने दे दिया, मुझे नहीं देना है, मैं नहीं दूंगी, सीधी बात है। दीदी चलिए, ऐसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। और आप हमारी आई है, यह हक इस जन्म में कोई भी नहीं छीन पाएगा, आप भी नहीं। सही कह रही है रमा, रिश्ते इतने जल्दी खत्म नहीं होते हैं। चल। प्रचंड देव, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप यहाँ मुझ पर अपनी खीज निकालने आए हैं। आपको मैं अपना आदर्श मानता था प्रचंड देव, आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करता था, आपके जैसा बनने। तुमने हमारा अपमान किया, हमें अपना आदर्श मानते थे, इसलिए हमारे लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया तुमने। नरोत्तम जोशी, भूल गए तुम? याद करो कि क्या क्या नहीं कहा तुमने हमको, याद है कि नहीं? आप सिर्फ धर्म का ठेकेदार बनने का ढोंग कहते हैं, ढोंगी हैं आप। ना आप उस भीमराव का पहले कुछ बिगाड़ पाए थे, ना उसे परीक्षा देने से रोक पाए। निर्लज्ज हैं आप, निर्लज्ज। अच्छी तरह समझ गया हूं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो मालिश करवाइए, और मालिश करवाने के बाद अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घर के किसी कोने में बैठ जाइएगा आप। खैर, हम उसके लिए नहीं आए हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है नरोत्तम जोशी। भीमराव, उसके घर वाले हमारे लिए, हमारी जात वालों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपसी झगड़े में वो भीमराव जीत जाए। इसलिए हमें अपना ये झगड़ा भूलकर उस भीमराव को सबक सिखाना होगा। प्रचंड देव जी, उस छोटी जात के भीमराव को तो मैं कभी जीतने नहीं दे सकता। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आपने सही कहा, पुरानी बातें भूल जाते हैं। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे। बताइए क्या करना है? ये जमीन तो बहुत अच्छी है, इसे आज शाम को ही खरीद लेंगे, यही बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने में कितना समय जाएगा और कितना खर्चा बैठेगा, इसका हिसाब करके दो, और मार्केट में बात फैला दो कि मकान बुक किया जा सकता है। जी, मैं भी हिसाब लगाकर बता देता हूँ, और आज ही अखबार में भी एक खबर छपवा दूंगा कि सभी लोग जल्दी जल्दी आकर मकान खरीद लें। 4 घर तो हम ही खरीद लेंगे। चार घर? लेकिन आप कौन? प्रणाम उदास जी। हम कौन है ये राम जी बताएगा। बता। जी, इनका नाम प्रचंड देव है, ऊंची जात के है, बड़े आदमी हैं। तो फिर कर लीजिए बुक और कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक फायदे का सौदा बताते हैं। अलग चलकर बात करें? चलिए। आइए। ऐसा है उल्लास जी,
कि हम आपको इस जमीन से कई ज्यादा बेहतर जमीन दे सकते हैं इमारत बनवाने के लिए। वहां पर पहले से ही चाल, झुग्गी, झोपड़ी सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्टेशन के पास है। उन्हें अगर वहां से निकाल कर इमारत बनवाएंगे तो आपको कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। कौन सी जमीन, कौन बेच रहा है? अच्छा, आज के लिए इतना ही बस। तुम दोनों अब घर जाओ। जी। सुनो, तुम दोनों साथ मिलकर ये सोचकर आना कि एक मुजरिम को खुदकुशी करनी हो तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है सर, हो जाएगा। नहीं सर, हम साथ मिलकर नहीं सोच पाएंगे। इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। लेकिन यहाँ तो तुम दोनों ही मेरे असिस्टेंट हो, तो साथ में काम तो करना पड़ेगा। जी। कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊंगा इसकी चौल के बाहर। साथ मिलकर कुछ सोच ही लेंगे। आपका काम हो जाएगा सर। गुड। भीमराव, पहले 2 किताबें पढ़ने की प्रैक्टिस करो, फिर 4 कर लेना, हो जाएगा। क्या अजीब अजीब सी किस्मत है तुम्हारी। मतलब देखो ना, इस ऑफिस में नंबर 3, मतलब सबसे पीछे। जहां भी जाते हो पीछे रह जाते हो। जात में सबसे पीछे, पैसे में भी सबसे पीछे, और अब यहाँ इस ऑफिस में यहाँ भी सबसे पीछे। नंबर 1, आपको वकील साहब की चेयर पे इस तरह से नहीं बैठना चाहिए था। नंबर 2, ये एक बैरिस्टर का ऑफिस है। और नंबर 3, यही से इस बात की लड़ाई लड़ी जाएगी कि आगे जाकर ऐसे ही कोई भी कुर्सी पर बैठकर ये फैसला ना ले कि हम सबसे पीछे हैं। लेकिन अब शायद आपके साथ निकलती हूँ तो छोटी होने के एहसास से एकदम ऊर्जा से भरी रहती हूँ। धन्यवाद दीदी। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा। सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। बहुत अच्छी नौटंकी है, शुरू रखो। भाइयों और बहनों, अपने अपने घर से निकलो, एक कमाल की खबर है। आ जाओ आ जाओ। अरे कब हवाई देश भाऊ, कौन खुशखबरी लेके आए हो? बताता हूँ। थोड़ा रुको तो सही। सबसे पहले इस चाल के सबसे ज्ञानी और नौटंकी परिवार को तो आ जाने दो।
देखो, एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है और उसी लॉटरी से हम सबको घर मिलेगा, अपना घर। कहाँ हितेश बाबू, सही कह रहे हो ना? तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो बताओ कैसे? हम ना एक बड़े आदमी से मिले हैं। देख हितेश, तेरे चौल में जितने भी लोग हैं सबसे हस्ताक्षर करवा कर ला कि उन्हें वहां बिल्डिंग बनाने से कोई दिक्कत नहीं, बदले में सबको घर देंगे। जी मालिक। हितेश, ऐसा मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा। और हाँ, इस काम के लिए तुझे अलग से पैसे मिलेंगे। जी मालिक। वो बड़े बड़े घर बनाएंगे, तब तक के लिए हम लोग को दूसरी जगह रहना होगा। उसके लिए अच्छा भाड़ा भी हमें वो देंगे। वो वकील साहब ने जो काम दिया था हुआ कि नहीं हुआ? करो करो, काम करो काम करो। तब तक मैं इस ठंडी ठंडी हवा में ये गरम गरम चाय पीता हूँ। और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मुझे क्या घूर रहे हो भीमराव, काम पर ध्यान दो। ये तुम्हारी जात और तुम्हारी औकात इतनी छोटी है, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ना भीमराव। अब ऊंची जाति के नरोत्तम जोशी तो तुम हो नहीं कि काम के वक्त आराम से चाय का आनंद। हाँ? मुझे कौन सा वकील बनना है? मैं तो बस इसीलिए उस ऑफिस में आया हूँ ताकि तुम्हें परेशान कर सकूं और उस ऑफिस से निकाल सकूं। मैं जानता था नरोत्तम जोशी क्या चाहता है। उस दिन ऑफिस में तुम्हारे साथ किताबों को लेकर जो झड़प हुई थी वो भी जानता हूँ। सर, आप सब जानते हैं, फिर भी मुझे उनके साथ काम करने के लिए क्यों कहा? इसलिए क्योंकि कहां कहां से भागोगे भीम। आज एक ऑफिस में 2 कर्मचारी है, तब साथ काम नहीं कर पाओगे, तो कल कोई बड़े ऑफिस में जाओगे तो सैकड़ों कर्मचारी होंगे, सैकड़ों नरोत्तम जोशी होंगे, तब कैसे निपटोगे? भीम, हमें जिनसे हक चाहिए, जिनके बीच हक चाहिए, उनसे अलग नहीं रह सकते। उनके बीच रहकर, उनके साथ रहकर, उनके साथ लड़ना होगा। जाओ, अब सो जाओ। बगल से गुजर रहा था तो आ गया यहाँ। सुबह ऑफिस जल्दी आना। जी जी सर। सही कहा सर आपने, मैं उनके साथ रहूंगा, उनके बीच रहूंगा, उनके बीच रहकर ही उनके करतूतों से संघर्ष करूंगा और आगे बढ़ूंगा। सेठ जी, एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? देखिए सेठ जी, हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारी पूरी संपत्ति वो घर है जहां हम रहते हैं। हम समझते हैं, तभी तो हमने तुम्हारी चाल को नए मकान में तब्दील करने के बारे में सोचा। बस तुम्हारे चाल वाले उस पर हस्ताक्षर कर दे। लास्ट जी। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। उल्लास जी, आप पहले अपने इस मुलाजिम राम जी से पूछ लीजिए कि इसने उस कागज पर हस्ताक्षर किए या नहीं। पूछिए। नहीं सेठ जी, मैंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। देखा? अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे डर है हस्ताक्षर करने के बाद अगर घर नहीं मिला तो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हें ऐसा लग रहा है
कि मैं तुम लोगों से हस्ताक्षर करवा के तुम लोगों को घर नहीं दूंगा। नहीं सेठ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत सारे घर बनाने वाले घर बनाकर देते नहीं, और बिना घर के तो हम। कैसा आदमी है रे तू राम जी? छी। अरे तेरी छोटी जात होने के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने तुझे नौकरी दी उसी व्यक्ति पर तू शक कर रहा है। शक। सेठ जी, मुझे आप पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, लेकिन इनके ऊपर भरोसा नहीं। करारनामा मेरे नाम पर बनेगा तो तुम्हें इनसे क्या लेना देना? वैसे तुम्हें जो सही लगे वो करो। जी सेठ जी। देखो बेटी, भीम को जाकर समझाओ कि वो यहाँ आकर हस्ताक्षर करते। अभी हम यहाँ किराए पर रहते हैं, अगर वो हस्ताक्षर कर देगा तो कल को ये घर अपना हो जाएगा, फिर जीवन भर किराए से मुक्ति मिल जाएगी, फिर स्थायी जगह हो जाएगी हमारी। नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे उम्र भर एक आशियाने के लिए। पापा वो नहीं समझेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है अब वो उसे नहीं बदलेंगे। और मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है? इससे कोई लेना देना नहीं। तुम जाकर उसे समझाओगी या मैं मेरे तरीके से समझाऊं? आई, उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। आखिरी बार पूछ रही हूँ रमा, साफ साफ बताओ, तुम उसे समझाओगी या नहीं? हाँ या ना? ना। उस भीम की तरह ठीक हो गई हो। शीशा भाई, क्या कर रही है तू? सबके सामने तमाशा करने की आदत हो गई है तुझे? अपनी बहू के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है? क्यों? आपने नहीं किया था अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार? क्योंकि तूने ऐसा किया था। मुझे मत सिखाइए। आई, ढीठ नहीं हो गई हूँ, बस अपने पति से सीख गई हूँ कि कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ किसे समझाना चाहिए और कहाँ बस चुप रहना चाहिए। माफ कीजिए, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया है वो मुझे भी सही लगता है। रमा, मालिक, सबका हस्ताक्षर तो करा लिए, पर भीमराव नहीं कर रहा हस्ताक्षर। वो भीमराव के चक्कर में डलिया अम्मा और हमारी घरवाली भी नहीं कर रही। क्या फर्क पड़ता है रमा? देखो, जब बच्चा आग छूने जाता है तब माँ उसे रोक लेती है, तब कई बार बच्चे को माँ गलत लगती है ना। अपने शिष्य के अच्छे के लिए कई बार गुरु डांटते हैं, तब उस वक्त शिष्य को गुरु भी गलत लगने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि गुरु अपने अच्छे के लिए डांट रहे थे। हर किसी की दृष्टि दूर तक नहीं हो सकती रमा, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि सबके लिए वर्तमान के संघर्ष बड़े पेचीदे होते हैं। लेकिन जिनकी दृष्टि दूर तक है, उन्हें इस बात की परवाह किए बिना कि कौन क्या कहता है, क्या करता है, अपना काम करते रहना चाहिए, जो मैंने आज किया। इसलिए हस्ताक्षर ना करने के मेरे फैसले पर मैं कायम रहूंगा। मेरी बात तो मानो। हाँ भी, हस्ताक्षर कर दो, जौन होगा तो देखा जाएगा।
देख रहे हो ना जोखू पे जो पगलेटी चढ़ी है, जहरात पिलेगा तो क्या करेंगे हम? अब हम सब शहादत देंगे भाई भीमराव के नाम पे। चलो पियो। रुक जाइए। रुक जाइए। जान मत दीजिए, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। दीजिए, करता हूं हस्ताक्षर। तन तो सब बन भया, करम भये कुहाड़ी, आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। अब जलिया, अम्मा, फुलिया, नंदू और मनोहर, तुम सब भी इस कागज पर अंगूठा लगा दो। लेकर के जाना है साहब के पास। चलो आओ। चलो, अब कम से कम सबको अपना घर तो मिल जाएगा। अरे अब तो ताली बजाओ। अभी मैं ये कागज लेकर साहब के पास जाऊंगा। साहब ने कहा था कि जब इस कागज पर मैं हस्ताक्षर करवा लो और अंगूठा लगवा लो तो कागज लेकर के मेरे पास आओ। मैं इस कागज को लेकर के जाऊंगा और साहब हम लोगों को हस्ताक्षर के बदले कुछ पैसे देंगे। आइए देखिए, मसालों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, आप खुद देख लीजिए और यकीन कीजिए कि आप लंदन में जाकर बेचेंगे तो ये मसाले हाथों हाथ बिक जाएंगे। आप जांच लीजिए। मैं अभी वैभव कह रहा था आज कि मुझे लंदन जाके पढ़ाई करनी चाहिए और बोल रहा था कि मैं वहां के पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा। इस चौल से अगर कोई एक आदमी लंदन जा सकता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ भीमराव ही होगा। लंदन जाकर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं जरूर लंदन जाकर पढ़ाई करूंगा। साहब नमस्कार, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आप लंदन जाते रहते हैं ना? हाँ क्यों? तुम्हें भी लंदन जाना है क्या? मैं जाकर क्या करूंगी, मैं बस पूछ रही थी। सुनिए ना, सुनिए, अगर यहाँ से एक आदमी को पढ़ने जाना हो लंदन तो कितना खर्चा लगेगा? बहुत लगेगा। पूरी जिंदगी मसाले कूटती रहोगी तो अभी नहीं सोच पाओगी। वैसे कौन आदमी है जो लंदन में पढ़ने जाना चाहता है? वो मेरे पति। अपने पति से कहना कि लंदन जाने के सपने छोड़ दे। लंदन में पढ़ने के लिए किस्मत चाहिए, किस्मत, और ढेर सारे पैसे। इससे अच्छे तो ये मसाले हैं जो लंदन में खूब आराम से बिकेंगे। इन मसालों की किस्मत तुम्हारे पति की किस्मत से ज्यादा अच्छी है और ये बात तुम भी अच्छी तरह समझो। साहब सुबह से इंतजार कर रहा था, आप व्यस्त थे, सबके हस्ताक्षर करवा लिए और अंगूठा भी लगवा लिए। शाबाश,
प्रचंड देव सही कह रहे थे कि तू बहुत काबिल है। इसमें काबिल की बात कहाँ है साहब? आप हम सब गरीबों को अपना घर दे रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है करेंगे ना। बस आपने जो कहा था कि सबकी स्वीकृति मिलने के बाद पैसे दे देंगे, वो पैसे दे दीजिए। चाल में सब ना इंतजार कर रहे हैं, जाके दे दूंगा तो खुशी खुशी सब गाएंगे, नाचेंगे और खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रात के इस समय पैसे कहाँ से लाऊं? लेकिन हाँ, एक झोला है जिसमें उपहार है, सबके लिए खाने का कुछ ना कुछ सामान है और कुछ खिलौने वगैरह भी है। तब तक ये ले जाओ और चाल वालों में बांट दो। अरे ले लो ये थैला और उपहार। साहब ये तो सही है, लेकिन पैसे मिल जाते तो। क्या कहना चाहता है? तुझे इन पर विश्वास नहीं? नहीं मालिक, मैं तो बस। विश्वास की बात नहीं है प्रचंड देव। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो तो बोलेगा ही। बोलो हितेश, तुझे अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये कागज तुम अब भी लेके जा सकते हो। मुझे इमारत ही बनानी है ना, कहीं और बना लूंगा। नहीं साहब, विश्वास है, पूरा विश्वास है। ले लेते हैं। गोलू ये मिठाई उठा ले। जाता हूँ, यही चाल वालों को दे दूंगा, खुश हो जाएंगे। चलता हूँ मालिक। क्या गलत कहा उन्होंने? सही तो कहा। वहाँ सब लोग मुसीबत में है और हम यहाँ ऐसे बाहर नहीं आ सकते। हमें मदद करने जाना होगा, वो सब अपने लोग हैं। अपने थे तो तुमने समझा है ना, अब नहीं समझे तो तुम सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहोगे। चलो, लेकिन इसे जो करना है करने दो। वकील साहब, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। क्या भीमराव, आज अपने बाप को ऑफिस लेकर आए? क्या वो? राम जी, आज भीम के साथ कैसे आना पड़ा? वकील साहब, आप इसे समझाइए कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। राम जी, ये सब वकील साहब समझा देंगे, लेकिन ये कोई गुरुकुल या स्कूल कॉलेज तो है नहीं जिसकी शिकायत लेकर आ गए। यहाँ भीमराव काम करता है और उसके पैसे मिलते हैं उसे। नरोत्तम जोशी जी भीम इन्हें गुरु मानता है, और जहां गुरु वहां गुरुकुल। राम जी, हुआ क्या है? पूरी बात तो बताइए। मैं बताता हूँ सर। हुआ यह है कि एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, उसी लॉटरी से हम सबको घर मिलेगा। उसके लिए इस कागज पर जो अंगूठा लगाना चाहता है वो अंगूठा लगा दे, और जो हस्ताक्षर करना चाहता है वो हस्ताक्षर कर दे। हम नहीं लगाएंगे अंगूठा। मैं और रमा भी नहीं करेंगे हस्ताक्षर। इस कागज पर तुम्हारा हस्ताक्षर करना बाकी रह गया है। जितना जल्दी हो सके हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो इस बोतल में देखो जहर है, इसे पीकर हम सब यहीं मर जाएंगे और एक जिम्मेदार तय हो गए। चलो पियो। रुक जाइए, दीजिए करता हूँ हस्ताक्षर। सुनो चाल वालों, सब के सब बाहर निकलो और शाम तक ये चौल खाली हो जानी चाहिए। गलत कर रहे हैं ये लोग। गलत कर रहे तो करने दो, और ये गलती इन्होंने खुद चुन ली है। तो आप ही बताइए सर कि मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं? है सोल्यूशन, मैं बताता हूँ। एक कॉपी ले आओ,
जिसमें कुछ लिखा ना हो। ये लो, इसका हल यही है। क्या? ये हल कैसे हो सकता है सर? भीमराव, इस सादी कॉपी के हर पन्ने पर गरीब वंचित लोगों के लिए कानून बनवा के लिखवाओ, उनकी समस्याओं का हल यहाँ पे लिखवाओ, तो सबकी सच्ची मदद होगी। क्या क्या सर, आप भी क्या मजाक करते हैं। ये भीमराव कानून लिखवाएगा, इसके बस का नहीं है सर कानून लिखवाना। मैं पढ़ लिख कर सबको बराबर करूंगा। एक दिन मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि सबको बराबर का हक मिल सके, सबको न्याय मिल सके, और फिर एक नई किताब लिखी जाएगी जिसका धर्म होगा मनुष्यता और आधार होगा भाईचारा, और फिर वो किताब सबसे ऊपर रहेगी। मैं कानून लिखवाऊंगा नहीं सर, मैं खुद लिखूंगा कानून एक दिन। सर, बचपन से मैंने एक कॉपी में लिख के रखा है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और आज तो आपने वो जगह भी दिखा दी जहां उस कॉपी की सारी बातें मुझे उतारनी है। एक ना एक दिन उन सभी लोगों के लिए मैं जरूर कानून लिखूंगा सर, ये मेरा वादा है। राम जी, अब आप जाइए। वकील साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहो। यहाँ बगल में एक अच्छी चाय की दुकान है, अगर आपको सही लगता है तो मैं आपको एक चाय पिला सकता हूँ। राम जी, बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमजोर हो जाती है। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ तुम्हारी चाह और तुम्हारी औकात। तुम्हारी औकात है सर को चाय पिलाने की। नरोत्तम जोशी, सर के पक्ष में ज्यादा बोलने से अच्छा है सर को समझो। सर कैसे सोचते हैं उस पे गौर करो। चलिए राम जी। ढोंगी, बहुत अच्छा नाटक, अच्छा नाटक कर लेते हो भीमराव। एक काम करो, नौटंकी शुरू कर दो जाकर गली गली। नहीं मतलब औकात एक बैरिस्टर को किताब देने की, औकात 3 रुपए महीने की नौकरी करने की, औकात एक राजा से भीख मांगकर पढ़ाई करने की, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। एक कानून बनवाऊंगा, खुद कानून लिखूंगा। नहीं मतलब आज मुझे जानना है कैसे कर लेते हो ये सब। हाँ, कहां से पैदा होता है ये मिथ्या स्वाभिमान तुम्हारे अंदर भीमराव? क्या हुआ है? कोई जवाब तो दो भीमराव, बोलो। दीजिए किताब दीजिए। आपसे बहस करने में वक्त बर्बाद नहीं करना है मुझे। ना पहले जवाब। आपको मैंने जवाब दे दिया है, आपको दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ? मुझे क्या नहीं दिख रहा भीमराव? यही कि मैं समस्याओं को समझ रहा हूं, और आप भी ये सीख लीजिए, समस्याओं को अगर समझ लिया जाए ना तो हल भी अपने आप दिखता है। ठीक है, मैं भी यही खड़ा हूँ, देखता हूँ कि ऐसा कौन सा हल निकाल लेता है तू
अपने और अपनी जात की बदनसीबी को दूर करने का। क्या कहा उन्होंने? साहब अभी बंबई में नहीं है। मैं प्रचंड देव जी से मिला और हम सब की जो शिकायत थी हमने बताई। उन्होंने कहा कि जब तक साहब बंबई नहीं आ जाते हैं और पैसे नहीं मिल जाते तब तक चाल खाली नहीं कराई। यस। और मिठाई का डब्बा दिया और कहा जाकर के अपने चाल वालों में बंटवा दो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ जोखू, ये लो, सबको बांट दो। ये लो। नहीं खानी हमको मिठाई। अरे फेंको ही मिठाई का डिब्बा। अरे भुवन, ये क्या पागलपन है? साहब चले गए, प्रचंड देवी मिठाई का डिब्बा भेज रहे हैं। हितेश भाई, या तो वो लोग हम लोग के साथ खेल खेल रहे हैं या आप हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। भुवन, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा है और ज्यादा तेवर नहीं। कोई तुमसे जबरदस्ती अंगूठा नहीं लगवाया था। घर तुमको भी अपना चाहिए था, उसके लिए थोड़ा इंतजार करो। और ये जो तेवर है ना, ये तेवर मत दिखाओ। अरे हमको तो लगता है कि हम सब फंस गए। भीमराव सही था। अरे चुप! अरे जोखू, क्या कर रहे हो? बिन पेंदी का लोटा तुरंत लुढ़क के भीम की तरफ हो गवा।